नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव शर्मा और आज हम एक ऐसे रहस्य को जानेंगे जो नेपाल के शाही परिवार के इतिहास का सबसे खौफनाक मोड़ था। नेपाल के राजमहल में हुआ एक हत्याकांड जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। शाही परिवार के युवराज ने सारा राजघराना खत्म कर दिया। क्या ये कोई श्राप था या कोई साजिश या नाकाम प्यार का बदला? आइए आज उसी को जानने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं द सीक्रेट्स और आज हम नेपाल के उसी शाही परिवार के खौफनाक हत्याकांड की बात करेंगे। रात थी 1 जून 2001 की। नेपाल की एक ऐसी रात जिसे शायद ही कोई भुला पाए। नारायण हिती महल में एक शाही पार्टी चल रही थी जहां पूरा नेपाल शाही परिवार एंजॉय कर रहा था। लेकिन उस रात इस महल की दीवारों ने खून से सनी एक कहानी को देखा। ऐसा खून खराबा, ऐसा मैसेकर जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। सभी हंसी मजाक में मशगूल थे, लेकिन एक रॉयल परिवार का एक बड़ा युवराज जिसके नाम से महल में शाही ठाट बाट थी, वो उस रात अपने भीतर एक खौफनाक राज छुपाए हुए था। क्या वह कोई अंदरूनी गुस्सा था या दिल की गहराइयों में बसी कोई नाराजगी? क्या यह पारिवारिक विवाद का नतीजा था या किसी प्रेम संबंध ने युवराज को ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया? उस रात अचानक ऐसा क्या हुआ कि रॉयल भोज का माहौल मातम में बदल गया? क्यों शाही परिवार के 9 सदस्य एक एक कर गोलियों का निशाना बने? क्या ये एक महज क्रोध की घटना थी या इसके पीछे किसी गहरी साजिश के तार जुड़े थे? क्या युवराज दीपेंद्र को किसी और ने मोहरा बनाया या वह खुद इस पूरे खेल के असली सूत्रधार थे? क्यों राजा वीरेंद्र, जो जनता में बेहद लोकप्रिय थे, अपने ही महल में मारे गए? क्या सच में दीपेंद्र ने अपने परिवार को खत्म किया या इसके पीछे किसी और का हाथ था? 24 साल बाद भी ये राज बना हुआ है। क्या ये प्रेम का परिणाम था, सत्ता की लालसा थी या किसी राजनीतिक साजिश का हिस्सा? अब सवाल आज भी नेपाल की विरासत को झकझोर रहा है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ये कत्ल सिर्फ एक परिवार के अंदर के झगड़े का परिणाम था या फिर इसके पीछे कोई और वजह छिपी थी? क्या इसका कारण एक अलग सी प्रेम कहानी थी? उस प्रेम कहानी में कोई साजिश थी या कोई पेच था? ये जानना काफी दिलचस्प है। वो थी एक लड़की जिसका नाम था दिव्यानी राणा, शाही परिवार से बिल्कुल अलग, एक सशक्त राणा परिवार से। इंग्लैंड में पढ़ाई के दौरान दीपेंद्र की मुलाकात हुई थी उससे और दिल से दिल मिल गए, मगर शाही परिवार के लिए ये रिश्ता किसी कीमत पर मंजूर नहीं था। क्यों? क्योंकि राणा और शाह परिवार के बीच घनघोर दुश्मनी थी, एक इतिहास जो कई पीढ़ियों से खून के संघर्षों से भरा हुआ था। परिवार को डर था कि अगर दीपेंद्र ने दिव्यानी से शादी की तो वह सारे पुराने राज फिर से खुल जाएंगे। उन्होंने न सिर्फ इस रिश्ते को नकारा बल्कि एक ज्योतिषी को बुलाकर दोनों की कुंडली मिलवाई, जिसने ये बताया कि दिव्यानी शाही परिवार का वंश नहीं बढ़ा सकती। इस अपमान ने दीपेंद्र को अंदर तक तोड़ दिया था। क्या ये गुस्सा इतना गहरा था कि उसने अपने पूरे परिवार को खत्म कर डाला? क्या इस अपमान का बदला उसने उसके प्यार का विरोध करने वाले सभी लोगों की जान लेकर किया? लेकिन प्रेम कहानी से भी बड़ा एक और सवाल उठता है। क्या ये कत्ल एक रॉयल ख्वाहिश का नतीजा थी? क्या दीपेंद्र के मन में राजा बनने का सपना था? ऐसा इसलिए माना जा रहा है कि उसके पिता ने शाही घराने चलाने की इच्छा के बजाय अपने देश के लोगों की इच्छा का सम्मान किया और शाही राजपाट को खत्म करके लोकतंत्र के हाथों देश की सत्ता सौंप डाली। शाही परिवार में एक और राज था जो दीपेंद्र के मन में जलता था, वह था शक्ति का लालच। नेपाल में राजनीतिक बदलाव आ रहे थे। लोग चाहते थे कि नेपाल एक लोकतांत्रिक देश बने जहां राजा सिर्फ नाम का हो, ना कि असल ताकतवर। और यही वो समय था जब राजा वीरेंद्र ने सत्ता का अधिकतर हिस्सा संसद को सौंप दिया था। दीपेंद्र को ये मंजूर नहीं था। वह चाहते थे और पूरी तरह से यकीन करते थे कि सिर्फ एक सच्चा राजा ही इस देश की दिशा बदल सकता है। अगर राजा वीरेंद्र अपने बेटे को असली ताकत नहीं दे सकता तो क्यों नहीं खुद उस ताकत को हासिल किया जाए? क्या उसने अपने पिता को मारकर खुद राजा बनने की योजना बनाई थी? क्या ये उसकी सोच थी जो उसको इस खूनी रास्ते तक खींच लाई? शायद कुछ और था जो इससे भी बहुत पुराना था, शायद सदियों पुराना। क्या आप जानते हैं कि शाही परिवार पर एक श्राप था जो शायद इस खौफनाक कत्ल का असल कारण बना? इस थ्योरी को मानने वाले यही सोच रहे हैं। क्या था ये श्राप? आइए जानते हैं। ये था एक श्राप जो शाह परिवार के पहले राजा पृथ्वी नारायण शाह के सिर पर पड़ा था। कहानी है कि एक बार पृथ्वी नारायण शाह जंगल में भ्रमण कर रहे थे और उनकी मुलाकात हुई एक योगी से जिसे नेपाल में भगवान के रूप में पूजा जाता था। वह योगी कोई और नहीं बल्कि बाबा गोरखनाथ थे। राजा ने योगी को दक्षिणा के रूप में दही का कटोरा दिया,
लेकिन जब योगी ने वो जूठा दही वापस कटोरे में डाला और राजा को उसे पीने को कहा तो राजा ने गुस्से में ये करने से मना कर दिया और कटोरा जमीन पर फेंक दिया। बाबा गोरखनाथ इस अपमान से बहुत नाराज हुए और उन्होंने राजा को श्राप दे दिया कि तुम्हारी जितनी भी उंगलियों पर दही गिरा है उतनी ही पीढ़ियां जीवित रहेंगी। कहा जाता है कि राजा की 10 उंगलियों पर दही गिरा था और इस हत्याकांड के बाद राजा बनाए गए राजा वीरेंद्र के छोटे भाई ज्ञानेंद्र नेपाल के 10वें और आखिरी राजा थे, जिसके बाद ये वंश आगे नहीं बढ़ पाया। क्या ये श्राप सचमुच था? क्या यही वो कारण था जिसकी वजह से दीपेंद्र और उसके परिवार का अंत हुआ? क्या ये वंश की आखिरी पीढ़ी थी? तो क्या ये एक योजना थी जो शाही परिवार के भीतर घातक साजिश का हिस्सा थी? क्या दीपेंद्र के अलावा किसी और ने भी इस खौफनाक घटना को अंजाम देने में भूमिका निभाई? तो क्या ऐसा हो सकता है कि युवराज दीपेंद्र को सामने रखकर किसी और ने पर्दे के पीछे एक गहरी साजिश रची हो और पूरे परिवार को उसका अंजाम भुगतना पड़ा? अब सवाल उठता है, क्या वास्तव में इस कत्ल के पीछे कोई और हाथ था? क्या इस पूरी घटना का सबसे बड़ा फायदा राजा वीरेंद्र के छोटे भाई ज्ञानेंद्र शाह को हुआ था? सभी को मालूम था कि अगर राजा वीरेंद्र के दोनों बेटे मारे जाते हैं तो अगला राजा सिर्फ ज्ञानेंद्र ही हो सकता है, और ये वही समय था जब ज्ञानेंद्र पार्टी में शामिल नहीं हुए। क्यों? क्या उन्होंने इस कत्ल का मास्टरमाइंड बनाया था? जब दीपेंद्र की मौत हुई और शाही परिवार समाप्त हो गया तो ज्ञानेंद्र शाह को नेपाल का नया राजा बनाया गया। क्या ये सब उसी की कूटनीति का हिस्सा थी? और जैसे ही ज्ञानेंद्र ने राजगद्दी संभाली, उसने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को खारिज कर दिया और खुद को राजा घोषित कर दिया। लेकिन नेपाल की जनता ने इसका विरोध किया। जल्द ही ज्ञानेंद्र को सत्ता छोड़नी पड़ी और नेपाल में लोकतंत्र की शुरुआत हुई। क्या ये सब किसी घिनौनी साजिश का हिस्सा था? अब आइए कुछ और गहराई से समझते हैं। क्या दीपेंद्र को वास्तव में इस नरसंहार के लिए दोषी ठहराया जा सकता था, या फिर कुछ और सच्चाइयों को जो जांच के दौरान सामने ही नहीं आई? इस पूरे कत्ल की जांच 1 हफ्ते में पूरी कर ली गई और दीपेंद्र को दोषी ठहराया गया। लेकिन क्या ये सच में ऐसा ही था? क्या वाकई दीपेंद्र ने इस नरसंहार को अंजाम दिया था? कई गवाहों और जानकारों का मानना है कि दीपेंद्र का स्वभाव ड्यूल पर्सनैलिटी वाला था। वो बाहर से शांत दिखता था लेकिन अंदर से कुछ और ही चल रहा था। क्या उसे इस कत्ल के लिए उकसाया गया था, या फिर उसे नशे की हालत में इस खतरनाक कदम को उठाने के लिए मजबूर किया गया? और क्या सचमुच किसी ने शाही परिवार के दुश्मन परिवार की लड़की का दीपेंद्र के करीब आना किसी साजिश का हिस्सा बनाया था, यह जानते हुए कि शाही परिवार इस रिश्ते को मंजूर नहीं करेगा? ये सब इशारे किसी साजिश की ओर जा रहे हैं और इस साजिश का पता अब शायद ना लगे, क्योंकि अपनी तरफ से सभी ने दीपेंद्र को इस नरसंहार का जिम्मेदार ठहरा दिया और मामला अब सवालों में ही घिरा रहा। तो क्या आप मानते हैं कि ये पूरी साजिश दीपेंद्र का काम था, या फिर कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई और हाथ था? तो क्या ये एक परिवार के भीतर गहरे राजों और कड़वी सच्चाइयों का नतीजा था, या फिर ये सब एक शाप था जो शाह परिवार को किस्मत को खत्म कर गया? नेपाल के इस ऐतिहासिक कत्ल का रहस्य आज भी अनसुलझा है और ये सवाल हर किसी के मन में गूंजा है कि आखिर साजिश करता कौन था और इसको किस लिए अंजाम दिया गया? क्या ये दीपेंद्र का कत्ल कांड था, या फिर किसी और ने शाही परिवार को खत्म कर दिया? हमारी इस रहस्यमय कहानी को जानने के बाद आपको क्या लगता है? क्या ये एक नाकाम प्रेम की कहानी का बदला था, या कुछ और, या कुछ और भी इसके पीछे रहस्य थे? अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द सीक्रेट्स।